नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद होंगे। बैठक का क्या एजेंडा होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पर हुई अटैक को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है। और कांग्रेस नेता राजेश राठौर का यहां पर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सब बीजेपी की वजह से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना को लेकर भी बयान दिया है। आइए दिखाते हैं। सरकार को सोचना है कि इतना गंभीर मामला कैसे हुआ कि ट्विटर पर पहले था और अब नहीं है, या पहले भी नहीं था। अगर पहले भी नहीं था तो भारत सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? अगर पहले नहीं था तो फिर क्यों नहीं था? इस सवाल के घेरे में भारत सरकार आ रही है कि ट्विटर के लड़ाई में नक्शा से बाहर लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर हुआ या पहले से था। ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है भारत सरकार पे कि भारत सरकार ट्विटर खेलती थी, फेसबुक खेलती थी, सोशल मीडिया से लड़ती थी, लेकिन भारत के लिए नहीं लड़ाई लड़ती थी। ने उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात है कि भारत सरकार की वो तमाम एजेंसी क्या करती रहती है जिन्हें पहले से पता नहीं होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में सेना पे किस प्रकार का हमला होना था। तो पुलवामा चूक भी भारत सरकार की गलतियों के कारण हुआ, और अभी भी जो हो रहा है वो गृह मंत्रालय और भारत सरकार के नाकामयाबियों का परिणाम। और कोरोना संकट के दौर में पश्चिम बंगाल में हालात को काबू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी सरकार ने लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार की तरफ से नियमों में कुछ ढील देने का भी फैसला किया गया है। यहाँ आपको बताते चले कि आखिर इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में किस चीज की अनुमति होगी और क्या प्रतिबंधित रहेगा, आइए बताते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ने पर ममता बनर्जी सरकार ने 15 मई को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। 1 जुलाई को ही लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहाँ प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी आने की वजह से सरकार ने थोड़ी कुछ रियायतें दी थी। यहाँ प्राइवेट और सरकारी बसों का 50% यात्री क्षमता के साथ संचालन हो सकेगा। हालांकि बसों के सभी ड्राइवर्स और स्टाफ का वैक्सीनेट होना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। काम पर जाने के लिए परिवहन कर्मचारियों को वैक्सीन लगवानी होगी और इसी के साथ सैलून पार्लर खोलने की भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ ये सब खोले जाएंगे और इसके लिए सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया गया है। स्टाफ का वैक्सीनेटेड होना यहाँ बेहद जरूरी बताया गया है। और बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बच्चों को पढ़ाई पर सजगता दिखाते हुए दूरदर्शन के साथ मिलकर एक बड़ी पहल की है। तो यहाँ आपको बताते चलें कि बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा असर ना हो, इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आइए दिखाते हैं। वो एक अच्छी पहल है, हम लोगों ने शुरू की है दूरदर्शन से। और से चूँकि अभी लगातार हमारे विद्यालय बंद हैं, आप समझ सकते हैं कि माध्यमिक या हायर एजुकेशन माने महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के हमारे छात्र, जिनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा होती है, वो लोग तो अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक और सजग भी रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में पढ़ाई के प्रति वो सजगता नहीं रहती है। वो को तो खेलने कूदने की उम्र होती है, वो तो विद्यालय जाते हैं तब पढ़ने लिखने की मानसिकता और मानसिक अनुशासन बनता है उनके मस्तिष्क में, वो हो नहीं पा रहा है। हम लोग स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जो विद्यालय खुलने पर हमारे बच्चे विद्यालय जाके अपने अध्यापकों से सीखते हैं, उसका विकल्प ऑनलाइन या दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो सकता है। ये तो मजबूरी में
जिसको कहते हैं नहीं के बदले कुछ हाँ। हमारे बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में न दूरदर्शन है न स्मार्टफोन है, तो वो तो फिर वंचित ही रह जा रहे हैं। तो ये सरकार के संज्ञान में है और हम लोग ये भी कोशिश करें कि जब से हम लोग विद्यालय शुरू करेंगे तो ये पीछे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कैसे करें, चाहे तो एक्स्ट्रा क्लास लेके हो या फिर कैचअप कोर्स करके हो या एडिशनल अतिरिक्त उसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा। हम लोगों की कोशिश होगी कि हम बच्चों को कम से कम विद्यालय बंद रहे, उसमें पढ़ाई को जो नुकसान हुआ है आने वाले समय में कुछ अतिरिक्त कक्षाएं या समय का प्रबंध करके क्षतिपूर्ति की कोशिश करें। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ शिवरंजनी इलाके के पास एक कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सोमवार देर रात एक कार ने शिवरंजनी इलाके के पास फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। इससे पहले इसी साल जनवरी में सूरत में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को डंपर ने कुचल दिया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में सभी मजदूर बताए गए थे और राजस्थान के रहने वाले थे। गुजरात के अहमदाबाद में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां शिवरंजनी इलाके के पास एक कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि सोमवार देर रात एक कार ने शिवरंजनी इलाके के पास फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें इस हादसे में एक महिला की मौत बताई जा रही है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले इसी साल जनवरी में सूरत में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को डंपर ने कुचल दिया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में सभी मजदूर थे और राजस्थान के रहने वाले थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। बता दें कि फिरोजाबाद जनपद के थाना नगला खंगार क्षेत्र में खराब होने की वजह से सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस में एक डीसीएम ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि मौके पर ही इनकी मौत हो गई, जबकि 2 यात्री इस मामले में घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि बस राजस्थान से लखनऊ जा रही थी। आगरा एक्सप्रेसवे के 61 किलोमीटर माइलस्टोन के पास खराब हो गई, जिसके बाद पीछे से आ रही रफ्तार डीसीएम बस में जा घुसी। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डीसीएम के ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। ट्रक वाला ये ठोक दिया पूरे, हम लोग बस में थे। कितने लोग मौत हो गया? 5 आदमी मौत हो गया। घायल कितने हैं? घायल 2 आदमी, 5 का मौत। कहाँ से बैठे थे आप लोग? जयपुर से। कहाँ जा रहे? बिहार। सभी लोग बिहार थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर आगरा से लखनऊ की ओर जाते समय जयपुर से दरभंगा की ओर जा रही बस नंबर RJ09PA4239 ये जा रही थी एक्सप्रेसवे पर। आगरा से लखनऊ की ओर जाने पर 61 किलोमीटर पर ये खड़ी हो गई और इसके ड्राइवर और परिचालक और कुछ लोगों के द्वारा उतरकर उसके टायर वगैरह चेक किए जाने लगे। इसी बीच में आगरा की तरफ से एक डीसीएम, जिसका नंबर है UP 16 GT 1203, पीछे से आई और खड़ी हुई बस में जो नीचे उतर रहे थे उससे जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कुल 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें डीसीएम के चालक और परिचालक, जिनके नाम और राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक बार फिर यमुना नदी में यहां जहरीली सफेद झाग दिखाई दी। तो यहां आपको बताते चले कि एक सफेद चादर नजर आई। पानी में तैरते सफेद झाग ने ये बता दिया कि यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता ही नजर आ रहा है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगर बात करें तो यहाँ शहर में 90% से ज्यादा घरेलू वेस्ट पानी यमुना में बहाया जाता है और यहाँ कचरा भी यमुना नदी में ही बहाया जाता है। इसके अलावा 800 मिलियन लीटर से ज्यादा बिना पानी और बिना साफ करके यहाँ पानी पहुंचाया जाता है। तो यहाँ सीवर के पानी में फास्फेट और एसिड की मौजूदगी के कारण नदी में झाग बनने लगता है और बताया जा रहा है कि यहाँ पड़ोसी राज्य हरियाणा की फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पानी की वजह से यमुना में प्रदूषक तत्वों का स्तर बढ़ जाता है। यमुना नदी में बनने वाले इस जहरीले सफेद झाग की वजह से बीमारियों के फैलने का काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एक फर्नीचर की दुकान में मंगलवार सुबह आग लग गई। तो यहां आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद एक एक कर दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। जानकारी के अनुसार आपको बता देते हैं कि दमकल विभाग ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यहाँ यह है कि घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो यहाँ कीर्ति नगर में एक फर्नीचर शॉप में भीषण आग लगी है और पूरा मामला दिल्ली के कीर्ति नगर का बताया जा रहा है। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ है और कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में 2 जुलाई को मानसून की दस्तक होने वाली है, तो यहाँ संभावना जताई जा रही है। दरअसल यह मौसम विभाग ने राजधानी में 2 से 4 जुलाई तक बारिश होने के संकेत जारी किए हैं। इसके अलावा इन तीनों के दौरान तापमान में भी गिरावट होने के आसार बताए गए हैं। आपको बता देते हैं कि 1 जुलाई तक दिन और रात को तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और राजधानी में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। इस कारण पूरा दिन गर्मी में लोगों का बुरा हाल रहा। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी में 2 जुलाई से बारिश होने की शुरुआत हो रही है और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ अगले 3 दिनों तक बारिश होगी, लेकिन इन 3 दिनों के दौरान लगातार और तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ इन तीनों दिनों तक तापमान में गिरावट आएगी और इन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको इस टाइम ये भी बता देते हैं कि इस तरह राजधानी निवासियों को अभी 3 दिन तक गर्मी से बेहाल रहेगा। राजधानी में सोमवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं, 27 डिग्री और 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।